Yes, sir. ओके, ठीक है. So before we start, I just want to know that कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, जो मेन टॉपिक था लास्ट क्लास का, वो था सोशल इश्यूज. सोशल इश्यूज हमने डिस्कस किए थे, और आई गेस मैंने सोशल इश्यूज के आपको कुछ फंडामेंटल्स बताए थे कि आप उन फंडामेंटल्स को किसी भी सोशल इशू पे आप अप्लाई कर सकते हो, एनी सोशल इशू. तो डेफिनेटली कोई उस दिन स्पेसिफिक इशू हमने डिस्कस नहीं किया था, एक आउटलाइन की थी, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी बोला था कि आपको करके आना है. तो अगर आज टाइम मिलता है, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आज का अपने आप में बड़ा ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बट डेफिनेटली ये आप में से जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, डेफिनेटली कोविड है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर समझेंगे क्या होता है, एंड पूरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें अब एक नई अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो गई आफ्टर कोविड. तो कहीं ना कहीं अब इस वी आर दी सिटीजन ऑफ दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो ग्लोबलाइजेशन को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं, बहुत सारे मेजर थीम्स हैं जो न्यूज में है. तो अब किसी भी कोर्स में आप हो तो इंटरव्यू में इस इंटरनेशनल डायमेंशन से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. और आज अगेन एक बात पे मैं आपका फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि लास्ट क्लास में जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपको किसी पर्टिकुलर इशू का एबीसीडी मैंने नहीं बताया था. मैंने आपको जर्नल एक थॉट प्रोसेस का वे बताया कि आपको इस वे में सोचना है इश्यूज को. तो वो कितना हेल्पफुल रहा. जब भी अब आप किसी इशू को देखते हो तो उसको कैसे एनालाइज करते हो, या कोई भी इशू है क्या उसके बारे में आप कुछ बता पाते हो, कुछ बोल पाते हो, वो जो वे था मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ. It's not very helpful, sir. Usually, everybody has a जस्ट सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. जस्ट ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज का भी है ना, अगेन वही बड़ा फंडामेंटल वाला है. तो इवन इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर आप 2 घंटे की 10 क्लास भी ले लें, 2 आवर्स की अगर आप 10 क्लास भी ले लें, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ईच इशू को कवर कर पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन में. नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज दिस कि मैं आपको एक पूरा फाउंडेशन बता दूं, और उसके बाद आप किसी भी इशू के माइक्रो में तो नहीं, एक छोटा मोटा तो आप नहीं बता पाएंगे कि हाँ कल ही ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में वॉर हुई, बात हुई है, छोटा तो इस लेवल पे आप नहीं बता पाएंगे, बट आई गारंटी कि आप ओवरऑल जो मैक्रो पिक्चर है उसको बता पाए. तो यही मेरा टारगेट है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग फीडबैक कि उस मुझे क्या कुछ और उसमें इनकलकेट करूं या कुछ एक्सक्लूड करूं. तो आपको जो भी फायदा हुआ या जहां पे आपको लगा कि वहां पे थोड़ा और पता चलता तो अच्छा होता, वो आप मुझे बताइए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले. ओके, या प्लीज कंटिन्यू. प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप हो गया मेरा. आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कुछ बता रहे थे आप जो मैंने पूछा था? अच्छा, बताने का मन नहीं कर रहा है या ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बताना है?
अरे बेटा शेयर करो ना, कुछ बताओगे तो। सर एक चीज पूछनी थी, ये कौन से टॉपिक के अंडर हुई थी क्लास, लाइक वो स्केड्यूल में क्या था? लास्ट क्लास थी बाय मी, विकास, मेरा नाम है विकास नगर, लास्ट क्लास थी एंड मेन था वो सोशल इश्यूज। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। सी यू गाइस, तुम तुम्हारे बेटरमेंट के लिए पूछते हैं, लेकिन पता नहीं बोलने में ही सबको पेन होता है। और सुनिए, अब नहीं, अब टाइम आउट हो गया, टाइम आउट। अब आते हैं आज के मेजर डिस्कशन पे। एंड अगेन कि यहाँ पे अपना फीडबैक दिया करो जो पूछा जाए कुछ। ओके, सो आज का मेन ऑब्जेक्टिव है जो आज हम कवर करने जा रहे हैं कि सी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम जब भी बात करते हैं, या अच्छा एक एक ये मुझे बताना कि जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको क्लियरली समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन करते हो? Note down, sir. ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे भी अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उनका माइक्रो लेवल के नोट्स बनाए, उनको 2 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, 10 बार पढ़े। आपका माइंड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एकदम से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए तो आपको कुछ आए कि हाँ ये है, और उनमें करंट एग्जांपल्स आपको ऐड करने हैं। मैं बताऊंगा कैसे आज। ओके, सो पहले अगेन अगले 5 मिनट में हम डिस्कस करते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या इस क्लास से आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और क्या हम कवर करेंगे। ओके, सो आप सभी लोग बात करते हो इंटरनेशनल रिलेशंस की, या फॉरेन पॉलिसी की, या डिप्लोमेसी की, वर्ल्ड ऑर्डर भी कई बार आप सुनते हो, वर्ल्ड ऑर्डर, या इंटरनेशनल गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, इन सब के बारे में आप सुनते हो। तो आज एक जो बेसिक पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशन। एक कंट्री लाइक पाकिस्तान या इंडिया जब भी वो वर्ल्ड के साथ एंगेज करती है, उसके जो रिलेशन डेवलप होते हैं उनकी फाउंडेशन क्या है, किस बेसिस पे रिलेशंस डेवलप होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या है, क्या गाइडिंग फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे याद रखिए, मैं आपको कोई फिलॉसफी या थ्योरीज नहीं बता रहा हूं। मैं आपको फिलॉसफी और थ्योरीज बता सकता हूं, बट उसमें एक इशू है। उसमें इशू यह है कि आप अगर किसी के इंटरव्यू को 10, 15, 20 दिन है तो इतना आप इनको अच्छे से इनकलकेट नहीं कर पाएंगे और एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इनमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो बस प्रैक्टिकल रहे। आप बहुत सारी जो प्रैक्टिकल बातें बोलोगे उनमें भी बहुत सारी थ्योरी रिफ्लेक्ट होंगी विदाउट किसी थ्योरी को रेफर किए। तो अगेन यहाँ पे मैं आपको बेसिक हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स, किन बेसिस पे रिलेशंस डिसाइड होते हैं। लाइक कि कई बार बोलते हैं कि यू नो लाइक नेपाल भी अगर जा रहा है चाइना से बात करने, तो व्हाट आर द फैक्टर्स जिन बेसिस पे नेपाल नेगोशिएट कर रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स है। नेपाल का वेट कितना है, वो कितना पुश कर सकता है, यूएस का वेट कितना है, वो कितना पुश कर सकता है। तो पहला तो ये हो गया, डिटर्मिनेंट्स क्या है फॉरेन पॉलिसी के। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस, हाउ दे मेक। तो यहाँ पे हमें फैक्टर तो पता ही चल गया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस जो आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। अब हमें डिटर्मिनेंट्स भी पता है एंड इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी पता है जो पॉलिसी बनाते हैं, वेदर इन इंडिया और इन चाइना और इन यूके और इन यूएसए, एनी अदर कंट्री। Now, third thing which we are going to do is that ki, how this international relations have evolved. मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे पास, तो दैट टाइम पे कैसे वो इंडिया में आए थे, क्या उस टाइम पे कोई ऐसा सिस्टम था, इंटरनेशनल ऑर्डर था उस टाइम पे। ये जो प्रेजेंट आपकी मॉडर्न नेशन स्टेट है, कि आज जैसे आज देखिए ना कि अगर यूएस ने कुछ बोला कि भाई, अगेन फार्मर ने प्रोटेस्ट करा, कनाडा के पीएम ने कुछ बोल दिया था,
तो फिर इंडिया ने बोला कि इट इज अ इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया, इंटरफेरेंस है ये। तो ये जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कब से आया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो आपको आए, इंडिया में आए, हमें डिफीट करा और हमको कॉलोनाइज ही कर लिया। तो ये 1940 से पहले कोई ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम कब इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, तो हम ये सारा इवोल्यूशन पढ़ेंगे। एंड जब आप ये इवोल्यूशन को पढ़ेंगे ना, तो प्रेजेंट आई विल टेल यू, हम आएंगे कहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ टिल 2021 तक, टिल कोविड तक। एंड यहाँ पे आके आपको सारी वर्ल्ड की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है। और उसके बाद प्रेजेंट जो 2-4 मेन इश्यूज हैं उनको हम, प्रेजेंट जो इश्यूज हैं उनको एनालाइज करेंगे इन सब डायमेंशन में। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस, एंड कैसे फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं हिस्ट्री से लेके अब तक। और उसके बाद प्रेजेंट जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो फटाफट समझ आते हैं आपको, चले जाएंगे। नाउ अगेन, ये इंट्रोडक्शन था। अब अगर आप लोगों को कुछ बोलना है या कुछ पूछना चाहते हैं कि इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, यू कैन आस्क। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो पहले तो ये बताइए कि अच्छा, ये थोड़ा सा बता देना, आप में से कितने लोगों का बैकग्राउंड, अच्छा जिनका बैकग्राउंड है उनको तो बताना ही नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन, यूएस ब्री एग्जिट हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रही है, चाइना क्या चाहता है, कोरिया का क्या इशू चल रहा है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में क्या हो रहा है, कि सर कुछ नहीं पता है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? वेरी गुड, एक भी नहीं है। एक मैसेज आया, 2 मैसेज आए हैं। अरे यार बोल दो, मैसेज कब तक मैं पढ़ूंगा? 3, 4, 5, अच्छा ठीक है, 4-5 मैसेज है। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको, बिल्कुल कॉमन सेंस से, चलो कुछ नहीं है, जैसे आपस में 2 पड़ोसियों की लड़ाई होती है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बस ध्यान देना। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट था, डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। What are the factors which decide foreign policy of a country? Okay, just आ गया मैं। अच्छा ये बताइए, आप में से सारे बच्चों ने वर्ल्ड मैप तो देखा होगा ना? वर्ल्ड मैप देखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट मैं वही इमेज आपकी इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं जो भी बताता हुआ जा रहा हूँ, उन सारी बातों को है ना आपको इंटरव्यू के लिए ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ढूंढने हैं। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मैं भी बताऊंगा, लेकिन अगर ना मिले तो करंट पे जो भी चल रहा है, जब भी आप सुनते हैं, प्रैक्टिकल बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढने, सो दैट आप अपनी बात को थोड़ा सा वैलिडेट कर पाए। इंटरव्यू में मेन यही होता है, आपने कुछ बोला, अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाए, आप खुद ही कन्विंस नहीं हुए, तो फिर सारा वो नेगेटिव आपकी इमेज। ओके ठीक है, चलो ये हो गया। देखो मेरे पास तो बहुत डिटेल में है, इवन यू वांट टू आस्क एनीथिंग, मिडिल ईस्ट में क्या है, ईरान का पूरी हिस्ट्री यहाँ पे ही पड़ी है, बट आपके लिए इतना जानना जरूरी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं होगा इतने छोटे से टाइम में। ओके, सो व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स?
ऑफ फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी जब भी एक कंट्री बनाती है, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, या क्या क्या फैक्टर्स है जिन पे फॉरेन पॉलिसी डिपेंड होती है। फैक्टर्स, पहला जो आपका फैक्टर है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी, आपकी जो कंट्री है वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। लाइक अगर आप हिस्टोरिकली देखें सी, इसमें मेरी ये राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं आती है क्योंकि आई डू नॉट नो, जब भी मैं पेन पिक करता हूँ और वो चलाता हूँ तो ये ब्लैंक हो जाता है हर 2 मिनट में 10-15 सेकंड के लिए। तो मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ, उससे नहीं होता। तो इसमें ये थोड़ा प्रॉपर वर्ड नहीं बन पाते, बट आई गेस आपको समझ में तो आ रहा होगा। ओके, हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना तो कुछ पावर थी जो आपकी मैरिटाइम पावर थी या सी बेस्ड पावर थी, लाइक आपकी यूके, और कुछ आपकी पावर थी जो टेरिटोरियल पावर थी। टेरिटोरियल पावर सी बेस्ड थी, ओशियन रूट्स के ऊपर इनका बहुत जबरदस्त कंट्रोल था, एंड डेफिनेटली इनकी लोकेशन ऐसी थी कि इनको ओशियंस का इजी एक्सेस मिल जाता था, इसलिए ये डोमिनेट कर पाते थे। कुछ ऐसी टेरिटोरियल पावर थी कि जो लैंड में कहीं जाके बीच में थी। तो एग्जांपल दूंगा अभी, जस्ट थोड़ा सा बताने के बाद मैं वर्ल्ड मैप से आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। ये जस्ट हिस्टोरिकली था। आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी ने इन सब डायमेंशंस को ओवर पावर कर दिया, वो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लाइक ब्रिटेन का ये एग्जांपल था। ब्रिटेन के बारे में मैंने आपको बताया, एक नेवल पावर थी। अब आपको सीज पे रूल करना है तो आपकी नेवी पावरफुल होनी चाहिए, तो एक नेवल पावर थी। इवन अगर आप इंडिया में भी देखेंगे तो आपको पता होगा, लाइक दिस इज इंडिया एंड दिस इज अरेबियन सी। आप में से जितने लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उन्हें पता था कि दिस इज गोवा कैप्चर्ड बाय पोर्टुगीज, दिस इज दीव एंड दमन, दादर नागर हवेली एंड बॉम्बे। These 4 territories are captured by Portuguese, और पोर्टुगीज कभी अंदर नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो नेवी है वो थोड़ी एडवांस है। अगर वो अंदर जाएंगे तो मुगल एम्पायर से लड़ना पड़ेगा, और उनकी टेरिटोरियल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, नेवल पावर स्ट्रांग थी। और जो हमारे मुगल एम्पायर थे उनकी नेवल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो इन्होंने हिस्टोरिकली है ना यहाँ पे अपने आप को डोमिनेट करके रखा। एंड सी दिस बॉम्बे थी ना, ये जो बॉम्बे एक आइलैंड था, ये पोर्तुगीज ने डाउरी में दी थी ब्रिटिशर्स को। नाउ ये जो यूरोपियन आज हमें हिस्ट्री सुनाते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, ये भी डाउरी प्रैक्टिस करते थे, जबरदस्त लेवल पे प्रैक्टिस करते थे। हाँ, ये थोड़ा रिफॉर्म कर गए तो आज अब हमें लेक्चर दे रहे हैं। हम आज अभी भी शायद वहां पे ही है। तो ऐसा नहीं है डाउरी सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही था। नाउ सोशल इशू, हिस्टोरिकली जितने भी सिविलाइजेशंस थे, वन वे और दी अदर वे, सब में बहुत सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे। कुछ इवॉल्व कर गए, कुछ अभी भी इवोल्यूशन के वे में ही है। लाइक इंडियन सोसाइटी इवॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे करके। 20 साल पहले जो सिचुएशन थी अब नहीं, इंप्रूव हो रही है। कुछ आज भी ऐसे हैं कि इवोल्यूशन की डायरेक्शन में इतना तेजी से नहीं जा रहे हैं अफ्रीकन कंट्री। तो ये हो गया, कुछ मैरीटाइम पावर थी। तो यूके ने क्या करा, वर्ल्ड के जितने भी मेन आपके चोक पॉइंट है उन पे कंट्रोल करके रखा। लाइक सुएज कैनाल, यहां पे सुएज कैनाल पे ऑलमोस्ट 1950 तक, 57 तक यूएस की यूके की हेजीमोनी थी। ये सुएज कैनाल देखा है किसी ने मैप पे? यस सर, जहां Yes, पे sir. भी फंस गया यस था, सर। वो अच्छा, पर मैं मल्टीपल लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना ऐसा? यस Yes, sir. तो अभी मैं आपको मैप दूंगा तब मैं बताऊंगा। सी नाउ यू कैन से कि सर ये क्या कहानी बता रहे हो भाई, अभी आपको बताऊंगा। सी दिस इज इंडिया एंड दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे आप देखोगे। एंड ये सारी की सारी टेरिटरी है, और यहाँ पे एक ये छोटा सा एक चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ऐसे जाता है, और इंडियन ओशन में एंट्री का यही पॉइंट है, और यहाँ हमारे पास ये टेरिटरी है।
200 नॉक्टाइल माइल दूर है बस यहाँ से ये ट्रेड रूट। हम कभी भी चाहें यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेशन पे ब्रह्मोस मिसाइल विसाइल लगा के इसको चॉक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई चाइना इज वेरी हेजिटेंट कि इंडिया इस प्ले कार्ड को खेल सकता है। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आज भी उतना ही सिग्निफिकेंट है। तो इसने दुनिया के जो मेन कैनाल्स है उन पे अपना उन पे मेन जो चॉक पॉइंट्स थे उन पे अपने आप को डोमिनेट करके रखा। तो डेफिनेटली यस, ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। आज आप देखिए कि आज इजिप्ट के पास है, इजिप्ट कैनाल में सुएज कैनाल है, उसके बाद पनामा का नाम आपने सुना है? पनामा पेपर लीक हुए थे, आपको याद है? अमिताभ बच्चन का भी उसमें नाम था, पनामा पेपर लीक्स हुए थे। बहुत सारे लोग जिन्होंने एसेट इधर उधर करके पैसे बचाए थे, 2-3 साल पहले 2018 में पनामा पेपर लीक्स हुए थे, सुना है कभी आपने? यस सर। तो इसमें भी एक कैनाल है, ये भी इतना ही मतलब क्रिटिकल कैनाल है। तो यस, हिस्टोरिकली हो गया। अब आप देखेंगे पुरानी बात नहीं है, अभी भी अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रेजेंस आपकी पूरे वर्ल्ड में है। उनके इंडियन ओशियंस में बहुत सारे बेसेस हैं, आपके पैसिफिक में है, अटलांटिक में है। तो वर्ल्ड के जितने भी चोक पॉइंट्स हैं मेन है, वहां पे यूएस के बेसेस हैं, हर जगह यूएस के बेसेस हैं। एंड अब चाइना जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहा है, चाइना भी अपने बेसिस बढ़ा रहा है। लाइक कि आपका आप इंडिया के यहाँ पे देख लीजिए, श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बनतोता, चाइना ने लीज पे ले लिया है। अब हमारे लिए तो बड़ा क्रिटिकल है, कल को चाइना पता चले यहाँ पे कुछ अपनी सबमरीन लेके आ जाए और इंडिया को इजीली टारगेट कर सकता है, या हम अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बन रहा है, और भी कई सारी लोकेशंस पे। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया को नहीं पता, इंडिया को भी पता है, हम भी कुछ कर रहे हैं। तो इंडिया को अगर आप देखेंगे, इंडिया ने भी यहाँ पे चाइना के आसपास 2-3 पोर्ट ले रखे हैं, तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है चाइना के पास जाके, सो दैट काउंटर कर पाए। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपकी ज्योग्राफी कितनी है, और आप फिर लाइक कि अब यहाँ पे सिंगापुर कंट्री है, बहुत क्रिटिकल लोकेशन पे है, सिंगापुर का पोर्ट हमने लीज पे ले रखा है। अब हमें सिंगापुर चाहिए क्योंकि सिंगापुर एक क्रिटिकल ज्योग्राफी पे है टू काउंटर चाइना। दैट्स व्हाई दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस कि हमारे सिंगापुर के साथ कैसे रिलेशन हो। अगेन पाकिस्तान की इतनी अच्छी लोकेशन पे है, ये पाकिस्तान हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, नीचे हो गया ईरान, और इधर हो गया आपका सीरिया, ये सारा डिस्टर्ब इलाका है। अब अगर यूएस को एक्सेस करना है, अफगानिस्तान पे जाना है, तो ईरान के साथ तो अच्छे रिलेशन है ही नहीं, यूएस के एंटी चल रहा है, तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। दैट्स व्हाई पाकिस्तान की रिलेवेंस। इवन हम भी अगर आप देखेंगे, हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते क्योंकि पाकिस्तान ट्रांजिट ही नहीं देता है, कभी ट्रकों को रोक लेता है। इवन 2020 में तो अफगानिस्तान के पीएम ने बोला भी था कि पाकिस्तान जो इंडिया की तरफ से गुड्स आ रही है, मेडिकल एड आ रही है, उसको बीच में रोक रहा है। सो आप देखिए कि पाकिस्तान के पास एक ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, इसलिए अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो ये सबसे डोमिनेंट फैक्टर था, इसलिए मैं इसको इतना बता रहा था। सो नेवर फॉरगेट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ कंट्री। एंड लाइक कि क्या हुआ गाइस, ये हैंग हो गया है, एक सेकंड रुकना। एंड लाइक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे बोला था कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। तो जैसे भी नेबर्स हैं उनके साथ आपको रहना ही है। तो ज्योग्राफी अगेन एक फैक्टर, मेन क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ठीक है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को याद रखना। मैं भी वर्ल्ड मैप को, चलो मैं एक बार आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, 2-3 मैं आपको लोकेशंस दिखाता हूँ, फिर आपको लगेगा। कि ये किसी बच्चे ने मैसेज किया था, क्या किया है भाई, पैलेस्टीन वाला,
मैप बहुत मैंने छोटा सा डाउनलोड कर लिया है, ये ब्लर आ रहा होगा बट कोई नहीं, आप देख पाओगे। चलो छोड़ो, ये दोबारा से मैं इमेज डाउनलोड करूंगा तब आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा छोटा है। Okay, so again, geographical factor plays a very critical role. Now next है आपका फैक्टर, फिर प्ले करता है आपकी कंट्री की कल्चर। कल्चर प्ले करता है आपकी कंट्री की हिस्ट्री। लाइक बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, अब आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जब भी बांग्लादेश से मिलने की बात होती है, नेपाल से हम बात करते हैं, भूटान से बात करते हैं, इवन पाकिस्तान से भी बात करते हैं, अफगानिस्तान से भी बात करते हैं, तो वी शेयर्ड अ कॉमन हिस्ट्री। इवन ये तो चलो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जब भी हम अफ्रीका से डील करते हैं वहां पे भी कॉमन हिस्ट्री हम शेयर करते हैं, वो कॉलोनाइजेशन। हम सब कॉलोनी थे, हम सबको यूरोपियंस ने कॉलोनाइज करके रखा था, तो यूरोपियंस ने हमारा कैसे एक्सप्लॉइटेशन किया था। सभी कंट्रियों में फ्रीडम मूवमेंट हुए थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों में एक विल पावर थी लड़ने की, उन सभी लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन झेला था, तो हम सबके पास एक कॉमन हिस्ट्री है कनेक्ट होने की। तो आपकी जो कॉमन हिस्ट्री है, आपकी जो कल्चर है, आपका वे ऑफ लाइफ है, लाइक कि इंडिया से बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे आज भी बुद्धिस्ट लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, 2 करोड़ प्लस पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और ये कल्चर हमें बाइंड करती है जापान से। इसलिए आप देखिए कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस बुद्धिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब आप बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे आप एक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे जापान कनेक्ट करता है, आपकी मलेशिया, थाईलैंड, ये जितनी भी आपकी एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये कनेक्ट करती हैं। तो आपकी कैसी कल्चर है, लाइक कि यूएस और यूके अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हाइपर इंडिविजुअलिज्म है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो ये और भी बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ती हैं। लाइक आप देखिए चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड इतना अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 100 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन पीपल टू पीपल टाइज है ही नहीं, लोगों के आपस में रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि हम कल्चरली कितनी भी कोशिश करें, हम इंडियन लोग अपने आप को चाइना से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट आप देखिए कि जब भी इंडिया के लोग पाकिस्तान में जाते हैं, लाइक नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला था, बहुत सही बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि जब भी मैं, मतलब आधी बात सही बोली थी, वो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी होगी, तो उन्होंने बोला जब भी मैं पाकिस्तान में जाता हूं मुझे कोई फर्क ही पता नहीं चलता। सर बिल्कुल फर्क नहीं पता चलता। दिस वाज पंजाब, लोगों का कल्चर, वे ऑफ लाइफ सेम था, लाइफ सेम था, फूड हैबिट सेम थी, क्लोथिंग सेम थी, थॉट प्रोसेस सेम था, बट डिवीजन हो गया, ये बन गया इंडिया का पंजाब, ये बन गया पाकिस्तान का पंजाब। तो अब यहाँ के लोग अगर यहाँ पे जाएंगे बिल्कुल सेम ही फील करते हैं। ट्रस्ट में, अगर आपको कोई उठा के कल को इधर के पंजाब में ले जाए और आपको ये ना बताइए पाकिस्तान है, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको कोई चाइना छोड़ दे तो आपको एकदम से पता चलेगा। तो आपकी कल्चर है, आपकी हिस्ट्री है, वो भी एक मेन रोल प्ले करती है जब आप अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी बनाते हैं। नाउ क्लियर है अभी तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगेन नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है आपका। इसीलिए आप देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं होमवर्क दूंगा, आज इस सारे लेक्चर को सुनने के बाद अब G7 समिट में जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर का आप वो सुनना स्पीच, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। यूके के प्रेसिडेंट का सुनना, यूएस के प्रेसिडेंट का सुनना, यू विल फाइंड कि अच्छा ये क्या बोल रहे हैं। अब सारी चीजें 95% चीजें आप समझ जाओगे, आपको एक लार्जर पिक्चर समझ में आएगी। ओके, थर्ड आपका मैटर करता है इकोनॉमी। ये थर्ड का मतलब ऐसा नहीं है मैं इसको थर्ड रैंकिंग पे डाल रहा हूँ, कोई भी फैक्टर बहुत ज्यादा मायने कर सकता है एट टाइम, और कभी वो कम कर सकता है। इन सब की परसेंटेज वैल्यू डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, सिचुएशन टू सिचुएशन, कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है
कि कोई कॉन्क्रीट नहीं। थर्ड आपका इकोनॉमी, आपकी कंट्री की प्रोडक्शन कितनी है, जीडीपी कितना है आपका, आप ट्रेड कितनी करते हो। लाइक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी 22 ट्रिलियन यूएसए है, उसके बाद आपकी चाइना है 14-15 ट्रिलियन, उसके बाद जापान है 5 ट्रिलियन, जर्मनी है 4.4 ट्रिलियन। ये सब कोविड से पहले का डेटा दे रहा हूँ, कोविड के बाद वाला अभी तक कुछ एक्यूरेट नहीं आया है, आप यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। इसके बाद इंडिया है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 3 ट्रिलियन, हालांकि वर्ल्ड बैंक ने 2.9 बोला था, हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने बोल दिया हम तो 3। लाइक आप देखिए कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो 500 बिलियन से ज्यादा की है। तो ये भी इन्फ्लुएंस करती है कि आप उस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे। कुछ ऐसी कंट्री है चाहते हुए भी हम उनसे अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते, चाहते हुए भी हमें पॉलिसी कुछ करनी है, लेकिन उनसे फेवरेबल पॉलिसी रखनी पड़ती है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इतनी है, इंटरडिपेंडेंसी है। यूएस चाहते हुए भी चाइना से अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस कंपनीज ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पे। आप टेस्ला देखें, आप एप्पल देखें, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां सबकी इन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में शिफ्ट की हुई है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यूएस अगर चाहे भी तो भी नहीं रह सकता, चाइना अगर चाहे तो भी यूएस के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि चाइना प्रोडक्शन करके यूएस को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी भी है, ये भी इन्फ्लुएंस करती है कि आप कितना इस कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे। देन फिर आपका आता है कि फोर्थ आपका आता है आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी है। आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने आप एडवांस हैं। लाइक मिलिट्रीली अगर आप एडवांस कंट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यूएसए, रशिया, इजराइल, यूके, ये नहीं बोलूंगा, चलो फ्रांस, ये बड़ी एडवांस है, एडवांस इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर आपकी लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक डायलेमा बता रहा हूँ। इंडिया, अगर आप इंडिया और रशिया के रिलेशन को स्टडी करेंगे, यू विल फाइंड कि ये सारा वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन है, सिर्फ डिफेंस है और कुछ नहीं। नाउ अब हम चाह रहे हैं कि इंडिया अपनी पॉलिसी को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आज भी हमारे 70% जो इक्विपमेंट है वो सारे रशियन मेड है, और रशियन मेड इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है। वेस्ट के जो है, वेस्टर्न कंट्रीज के, यूएस हो गया और यूरोपियन के हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या है, रशिया हमें थ्रेट कर देता है, क्योंकि अभी जो हमारी ऑपरेशनल अभी जो कैपेसिटी है वो सारी रशियन मेड हार्डवेयर पे डिपेंड है। ऐसा नहीं है कल को नया ना खरीदे, जो भी अब का चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए भी तो रशिया पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो रशिया से तो हमें क्रिटिकल रिलेशन मेंटेन करके ही रखना है, क्योंकि डिफेंस है। दूसरा ये भी हमारी P5 में भी हेल्प कर देता है, परमानेंट 5 है, बट मेन डिफेंस है। अब देखिए यहाँ पे हमने S-400 खरीदा, यूएस हम पे पूरा प्रेशर डाल रहा है मत खरीदो, स्टिल हमने खरीदा। वन ऑफ द फैक्टर इज दिस कि रशियन मेड अगर आप डिफेंस नहीं खरीदोगे, रशिया को बिजनेस दोगे, तो दे आर थ्रेटनिंग अस कि हम पाकिस्तान को बेच देंगे। यस, रशिया इज थ्रेटनिंग अस। और आप में से ये बात जान के आप सबको हैरानी होगी कि टिल 2015-16 रशिया कभी पाकिस्तान के साथ डिफेंस सेल नहीं करता था। अब कुछ सेल एग्रीमेंट हो गए हैं, जस्ट इंडिया को सिग्नल करने के लिए कि तुम भी बहुत यूएस के पास जा रहे हो। हमने यूएस से पहले कोई इतने प्लेटफॉर्म नहीं खरीदे थे, अब अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है, चिनूक हेलीकॉप्टर आपको पता है ना, वो डबल रोटर का होता है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, डबल रोटर वाला। फॉर हेवी लिफ्टिंग। हाँ, हेवी लिफ्टिंग, चिनूक है, अपाचे है, ड्रोन खरीद रहे हैं। तो नाउ अब रशिया के साथ जो मेन थीम है वो आपका डिफेंस है। रशिया इट्स काइंड कि हमें ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल उसको डिप्लोमेटिकली नहीं बोलेंगे, लेकिन रशिया अपना वेट डाल देता है कि हाँ सर बताइए, पाकिस्तान को बुला लेता है
पाकिस्तान के साथ डील कर लेता है। हम फिर पहुंच जाते हैं कि सर क्या खरीदना है ये बताइए। और अभी भी आप देखिए, जब चाइना के साथ हमारी वॉर हुआ, गालवान हुआ, सीधा जो ऑर्डर दिए, ज्यादातर 80-90% ऑर्डर सब इसको दिए थे कि मिग ले लो, ये ले लो, मिसाइल ले लो, कितना मेंटेनेंस का ले लो। तो आज भी हमारा जो 70% मिलिट्रीली जो प्लेटफॉर्म्स है, लाइक प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं, लाइक कार है, ट्रक है, टैंक है, आर्टिलरी गन है या एयरक्राफ्ट है, उनको प्लेटफॉर्म ही बोलते हैं। तो 70% प्लेटफॉर्म आर रशियन मेड। सो इवन इफ यूएस कितना भी प्रेशर डाल ले, हम रशिया से अलग इतना इजीली नहीं हो सकते टाइम। सो योर मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है। आप अभी इसलिए देखिए कि अभी मार्च में एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें प्रधानमंत्री ने बोल रहा था कि इंडियनाइजेशन करना है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे हमें थोड़ा सा मेजर एम्फेसिस देना है, क्योंकि इन सोफिस्टिकेटेड आइटम के लिए हम कब तक दूसरे देशों पे डिपेंड रहेंगे। कुछ तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाएं। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ वन ऑफ द एरिया। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी एंड मिलिट्री रिलेशन भी मैटर करता है। स्ट्रेंथ एंड मिलिट्री रिलेशन भी किसके साथ कैसे हैं हमारे, कितनी हम एक्सरसाइज करते हैं, कितनी हम प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। लाइक अभी हमारे देखिए कितने मेन जो पार्टनर हैं, आपका फ्रांस है, इजराइल है, रशिया है, आपका यूएसए है, यूके है, ये मेन हमारे डिफेंस पार्टनर है। नाउ यू कैन इमेजिन कि चाहते हुए भी हम इन कंट्रियों के साथ वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारे रिलेशन खराब हो। हम चाहते हैं हमेशा अच्छे रहे, क्योंकि जो हमारा इमीडिएट एनिमी है वो तो पाकिस्तान एंड चाइना है, वो यहाँ पे बैठे हैं, इनमें से कोई नहीं। ये आपस में है, राइवलरी है, तो इनको मैनेज कर रहे हैं। अगेन मिलिट्री स्ट्रेंथ मैटर करता है। ये इस मिलिट्री की भी कई सारी डायमेंशन थी। आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी मिलिट्री आप इंडिजीनियस है या नहीं, या फॉरेन प्लेयर पे डिपेंड करते हैं, और वो कितनी एडवांस स्ट्रेंथ में चलो आ जाएगा, वो कितनी एडवांस है। इट्स नॉट लाइक कि आपका सोमालिया वो मिग 21 ही सारे उड़ाता है, पुराने वाले वो बिना अपडेटेड, हमारे पास अपडेटेड है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। एडवांस कितने। इसके बाद हाँ एक और है कि अभी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है। लाइक वर्ल्ड वॉर, ये सारा मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर आप देखेंगे, 1945 के बाद से अगर आप देखेंगे, 1991 तक 2 ही ग्रुप थे, बाइपोलर वर्ल्ड था। एक साइड यूएसए था, दूसरी साइड यूएसएसआर था। सभी कंट्रियों के पास ऑप्शन थे, या तो इस ग्रुप का पार्ट बन जाओ, अदरवाइज इस ग्रुप का पार्ट बन जाओ। ऑल्दो हमने क्रिएटिविटी दिखाई, एक अलग से ग्रुप बना लिया, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी भी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं होंगे। तो कई बार आपके रिलेशन वर्ल्ड से कैसे होंगे, इट्स डिपेंड कि अब एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद 1991 के बाद में तो फिर एक ही पोल रह गया, यूएस से। सारी दुनिया यूएस की आइडियोलॉजीज की तरफ चली गई। वो क्या आइडियोलॉजीज थी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइज करो, फ्री कर दो सारी चीजों को, कोई भी रेगुलेशन नहीं होगी। पहले हमारे देश में कार प्रोड्यूस करने से पहले भी 50 लाइसेंस लो, फ्री करो, कम से कम गवर्नमेंट को आप रिस्ट्रिक्शंस को कम से कम करो, प्राइवेट सेक्टर को ओपन करो, ग्लोबलाइज करो, पूरी दुनिया को इंटीग्रेट करो। ये इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी यूएस की। यूएस कैसी सोसाइटी चाहता था, जहां पे ह्यूमन राइट्स की वैल्यू हो, आपको फ्रीडम मिले, फ्रीडम टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव, इंडिविजुअल लिबर्टी आपको मिले, मीडिया फ्री हो, डेमोक्रेसी हो, इक्वालिटी हो, ये सोशल वैल्यूज थी। तो हम आप देखिए कि अब देखिए इस जब अब आप में से यहाँ पे बहुत सारे जो सोसाइटी वाले भी बच्चे हैं,
1991 के बाद जब यूएस एक इकलौता पूल हो गया, बड़ा पूल था, मतलब यूएस इज लाइक इतनी बड़ी बॉल है, हम तो छोटे छोटे से प्लेयर थे, सब यूएस के अराउंड ही घूम रहे हैं। यूएस इज लाइक सन और हम उसकी सैटेलाइट थे, उसी के चारों तरफ घूमना है, उसकी बातों को मानना है। पूरे वर्ल्ड ने रिफॉर्म किया। हमने भी 1991 में एलपीजी किया। अब कई बार क्वेश्चन आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, एमएनसीज आई, आपकी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा? आज के बच्चे जितने भी इंटरनेट एज में है, यूट्यूब की एज में है, दे आर वो टोटली वेस्टर्न है। अब देखिए आज के बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है, वो गाने सुने, मूवी देखेंगे तो उनको हॉलीवुड चाहिए, सॉन्ग है तो उनको हॉलीवुड चाहिए, ड्रेसिंग तो उनको हॉलीवुड चाहिए, वो अपना लाइफ स्टाइल कैसा चाहते हैं वो भी उनको वेस्टर्न कंट्रीज के जैसा चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो भी जनरेशन थी, जो ग्रो अप हुए थे आपके 1980s में, 90s में या 2000 में, अर्ली 2000 में, उनमें इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना आपके जनरेशन में है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस की जो आइडियोलॉजीज थी वो पूरी दुनिया में फैली। तो ग्लोबल अब इन्वायरमेंट क्या, अब क्या चल रहा है, अब फिर आपका यूएस की चली, कब तक चली? अब तक 2008 बोल लो, तब तक यूएस इकलौता था। यूएस ने देखिए क्या किया, 1991 में गल्फ में अटैक कर दिया, इराक पे अटैक कर दिया, अफगानिस्तान में पूरी की पूरी फौज लेके चला गया, लीबिया में देखो गद्दाफी के साथ क्या किया, इराक में जहां पे जो मन था वो किया यूएस ने, कोई अपोज करने वाला ही नहीं था, सिंगल हैंडेडली। यहाँ पे ये था कि 1991 से पहले रशिया वाला ग्रुप आ जाता था कि ऐसे क्यों कर रहे हो, फिर तो कोई बचा ही नहीं। अब एक नया ऑर्डर सेट हो रहा है, न्यू ऑर्डर सेट हो रहा है। अब चाइना का राइज हो रहा है, राइज ऑफ चाइना, राइज ऑफ चाइना। और चाइना इज वेरी हिडन सोसाइटी, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लोज्ड सोसाइटी है, ये क्लोज्ड सोसाइटी है। हमारी दिल्ली में इंडिया है, डेमोक्रेसीज में क्या होता है, आप कल को दिल्ली में एक छोटा सा प्रोटेस्ट कर दो, उसकी पूरे इंटरनेट पे वीडियो चली जाएगी, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा। चाइना में पता नहीं चलता है। तो राइज ऑफ चाइना है, और चाइना एक ट्रांसपेरेंट। एक मिनट में 5 मिनट में कर लूं? 10 मिनट ले लो मैडम। ओके, राइज ऑफ चाइना एंड लाइक की, तो एक हिडन पावर राइज हो रही है। अब डेमोक्रेसी, मोदी जी ने बोला था, मतलब इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ उनका अपना रीजन है, डेफिनेटली डिप्लोमेट्स ने बहुत अच्छे से स्पीच तैयार किया था। उन्होंने बोला था कि ये जो ओपन सोसाइटीज हैं लाइक इंडिया, दे आर वल्नरेबल। हम डेमोक्रेसी में वल्नरेबल है इन दिस इंटरनेट एज। मिस इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी फैला दो, लाइक आपको पता चलेगा जो दिल्ली राइट हुए थे उनमें बहुत सारे जो व्हाट्सएप मैसेजेस थे वो पाकिस्तान से आए थे। ओपन सोसाइटी है, चाइना में बेच के देखो, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी की पूरी क्लोज सोसाइटी है, कोई फिल्ट्रेशन ही नहीं जाएगा। पहले क्या था, ये कंट्री के बॉर्डर बड़े हार्ड बॉर्डर थे, हार्ड शेल थी। अब इंटरनेट के आने के बाद आप इजीली पेनिट्रेट कर सकते हो किसी कंट्री को, बहुत इजीली। आप देखो ना, आप अभी दिल्ली में बैठे हुए, आप फॉलो कर रहे हो किसी यूएस के ट्विटर अकाउंट को, या व्हाट्सएप पे आप उससे चैट कर रहे हो, मेल से चैट कर रहे हो। तो हमारे देश के तो 130 करोड़ लोग हैं, और वो इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं है, मासेस ही है बेसिक लेवल के एजुकेशन के साथ। आपने उनको ओपन कर दिया, वर्ल्ड में कहीं से कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन आएगी, इंडिया में तो केओस हो जाएगा। चाइना में यू कैन नॉट डू दैट। इवन आप देखो ना, व्हाट्सएप बिकेम अ यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप बिकेम अ यूनिवर्सिटी। तो आपको ये भी देखना है। ये देखो, बहुत सारी बातें ऐसा होता है, कभी मैं अनकॉन्शियसली बहुत अच्छी सी बातें बोल देता हूँ, तो आपको नॉर्मली आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो आपको देखना है, उनको लिख लेना। ओके, समझ में आ रहा है सारी बातें? कोई डाउट पूछो, 2 मिनट का टाइम। आपने कहा कि मतलब 2008 तक यूएस हेजेमनी थी, तो 2008 में
क्या हुआ, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस या क्या? अभी ये मैं हिस्ट्री में पढ़ा, ये इसकी हिस्ट्री में बताऊंगा। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है ना। तो यूएस का सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। यूएस के बहुत सारे बैंक आपके बैंकरप्ट हो गए, बैंक ही बैंकरप्ट हो गए, कोलैप्स हो गए। इकोनॉमिकली फिर यूएस इतनी जबरदस्त फोर्स नहीं रहा। तो ये था। और मैटर अगेन कल्चर करता है, कल्चर बता ही दिया, सॉफ्ट पावर है, कल्चर से टूरिज्म बढ़ता है। इंडिया आप देखो ना, इंडिया में अगर आप जाते हो, हिमाचल के लोगों की पता चल रहा है हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है, गोवा के लोगों की इतनी अच्छी है, दुनिया के लोग घूमने आएंगे, देखेंगे कि यार इंडियंस तो कितने अच्छे हैं। तो वापस जब वो लोग अपनी होम कंट्रीज में जाएंगे, उनकी कंट्री अगर कोई स्टैंड लेती है इंडिया के अगेंस्ट, तो दे पीपल विल प्रोटेस्ट। आपकी कल्चर इन्फ्लुएंस होती है तो बॉलीवुड भी, आपका योगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपकी कोई डांस फॉर्म हो सकती है, मार्शल आर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए ना, मैं भी आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दे रहा हूं। आपको याद है यूएस में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी जस्ट 2 महीने पहले जो मेजर केमिकल्स हैं फार्मास्यूटिकल के लिए, जो केमिकल्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। यू गाइस रिमेंबर दैट पर्टिकुलर इवेंट, और कुछ सुना ही नहीं था? यस सर। यस सर। यस सर। मेनली फिर क्या हुआ, जो यूएस के लोग भी थे सोशल मीडिया पे, वहां पे ट्विटर पे ट्रेंड करा, यूएस के लोगों ने भी बहुत सारे ट्वीट करे, क्योंकि देखो ना कि इन्होंने बोला देखो ये डेमोक्रेटिक एक कंट्री है, लिबरल कंट्री है, उनकी कल्चर से वो जुड़े हुए थे, और उन लोगों के अगेंस्ट आप इस पैंडेमिक में ऐसा कर रहे हो। तो लोगों ने पूरा वो करा, और डेफिनेटली हमारा जो डायस्पोरा था उन्होंने भी पूरा दबा के लॉबिंग करी, तो यूएस को वो रिवर्स करना पड़ा। तो ये आपकी कल्चर की पावर होती है, ठीक है। अगेन, और ये कल्चर की पावर ऐसा नहीं है कि आप इसको इंटरनेशनली देखें, ये डोमेस्टिक भी मैटर करती है। हमारे देश के इंटीग्रेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में कुछ लोग उनको चिंकी चिंकी बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो लोग वापस जाएंगे, कैसा मैसेज लेके जाएंगे, कैसे आप उस इलाके को इंटीग्रेट करोगे? इवन वो लोग जब दिल्ली आए, आप उनको ऐसा फील कराओ कि दे विल फाइंड कि यस, उन्हें प्राउड फील हो कि वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। अभी आप देखिए कि वो जो एक पंजाब का यूट्यूबर था ना, जिसने अरुणाचल प्रदेश के लोगों के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, यू गाइस रिमेंबर दैट? यस सर। यस सर। हाँ सर, आज ही छूटा जेल से। आज ही वो छूटा है, एंड ही वाज सेइंग कि ही वाज वेरी मतलब इंप्रेस्ड हो गया अरुणाचल प्रदेश के लोगों की हॉस्पिटैलिटी की वजह से, एंड दिस एंड दैट। अब वो तारीफ ही कर रहा है। तो इंडिया में भी बिहार के लोग अगर महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग तमिलनाडु जा रहे हैं, अगर उनको ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिले, इतना अच्छा कल्चर मिले, तो पूरा देश यूनाइट होने में कितना एक हम मेन रोल प्ले कर पाएंगे, ठीक है। एंड यस, ये हमारे लिए मेजर, अब बोलोगे कि सर इंटरनल यूनिटी तो सर इतनी बड़ी बात ही नहीं है। सर बहुत बड़ी बात है। 1950s में सब बोल रहे थे कि इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। आज भी हमारे देश में भी बहुत सारी जगह सेपरेटिस्ट ट्रेंड है, सेपरेटिस्ट ट्रेंड है। तो इस देश को इवन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है टू प्रमोट द यूनिटी। इसको प्रमोट करने में कल्चर पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कल्चर, ये आपका फूड भी हो सकता है, फूड हो सकता है। ऑल यू गाइस लव पंजाबी फूड, सबको खाना है, बटर चिकन सबको खाना है, हैदराबाद की सबको बिरयानी खानी है। तो हैदराबाद की बिरयानी अगर दिल्ली में फेमस है, तो आप देखो बंगाली रसगुल्ला, तो ये सारी भी है इंडिया की। यू कैन इमेजिन कि अब देखो यहाँ पे यूएस कितना देखो आगे रहता है। यूएस ने एक सिंपल सा बर्गर बनाया और उसको ऐसे ब्रांड कर दिया कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज आप खा रहे हो, पूरी दुनिया में इसको फैला दिया बिना किसी। यूएस की कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फूड कल्चर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं मिलता, मतलब कंपैरिजन टू इंडिया वी हैव थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी, स्टिल हम मार्केट नहीं कर पाए। बस इंडिया में देखो ना कितनी थाउजेंड ऑफ वैरायटीज है, बस हमारा वही मार्केटिज्म का कॉन्सेप्ट गलत था। बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस मॉडल बनाना, उस चीज में वीक थे। अदरवाइज यू विल फाइंड कि पता चला कि हमने अपना जो वड़ा पाव था उसको वर्ल्ड का मैकडी बना दिया, पूरी दुनिया वड़ा पाव खा रही है।
कैन यू इमेजिन कि पूरी दुनिया छोले भटूरे खा रही है? यूएस वाले भी बोल रहे हैं लॉकडाउन हो गया, छोले भटूरे जाके आज खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, ढोकला खाएंगे। पर यूरोपियन और यूएस के लोगों ने आपको अपनी कल्चर में इन्फ्लुएंस कर लिया, तो वो सब लोगों को पिज्जा खिलाएंगे। एंड इट्स, ट्रस्ट मी, शायद अभी आप इस बात को नहीं समझ पाओ, ये टेस्ट इसका आपको पिज्जा इतना क्यों पसंद है वो 1% मैटर करता है। 99% ये है कि उसको इस तरीके से मार्केट किया गया है, मार्केट किया गया है कि आपका जो माइंड स्पेस है उसमें वही चलता है। अदरवाइज टेस्ट अगर इसका इतना औसम है तो जो पुरानी जनरेशन है उसको भी वो उतना ही पसंद आना चाहिए। सो अगेन आएंगे कभी इन सारे एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। तो कल्चर, अब आपको एक कुछ फील हो रहा है कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे बनते हैं, वो बैकग्राउंड फील हो रहा है, बेस फील हो रहा है, फाउंडेशन? Yes, ओके, कोई कुछ पूछना चाहेगा? बताओ, पूछना है, बताना, कुछ भी हो। तो जी जो रोहिंग्या का केस है सर, उस पे आज डिस्कशन हो सकता है थोड़ा? इस पे सर रोहिंग्या म्यांमार का जो था। रोहिंग्यास? यस सर। आएंगे आएंगे आएंगे, उस पे आएंगे। ये 4-5 जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं, एक और क्लास भी लगेगी उस पे होगा। जस्ट ये खत्म हो गया, मैं आपको इंस्टीट्यूशन बताऊंगा अगले 20-25 मिनट में, आधे घंटे में मैं ये खत्म कर दूंगा पूरा बैकग्राउंड, और फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कल्चर हो गया, उसके बाद फिर हिस्ट्री भी हो गया, और क्या हो गया? हाँ, 2 चीज और बची है बस। एक देखो होता है आपका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करती है कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होंगे। लाइक कि इंडिया में एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है, पाकिस्तान एंटी चाइना सेंटीमेंट है। तो चाइना के साथ थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाए, आप देखो हमारे देश के इंडिया टीवी, आज तक वाले, दे विल से भारत तैयार है, ये कर देगा, वो कर देगा, नामो निशान मिटा देगा। एक फाइटर एयरक्राफ्ट हो जाता है तो बोलते हैं तेजस ने उड़ान भर ली है, रफाल ने ये कर दिया, वो कर दिया। दे विल क्रिएट ए सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन कि वो ऐसा माहौल, एक नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं कि ठीक है, जाके लड़ाई लड़ो, पाकिस्तान को मजा चखाओ, चाइना को मजा चखाओ। या फिर अपोजिशन पार्टी कुछ बोल देगी कि चाइना वाले 50 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। अब ऐसे में आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फिर बहुत सारे आपके जो ऑप्शंस है उनको क्लोज कर देती है। लाइक कि आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर का अगर आप एग्जांपल देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का आप एग्जांपल देखते हैं तो, या म्यांमार का भी मैं आपको बताऊंगा। जम्मू एंड कश्मीर का पता यार चल जा भाई। ओके, तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल देखते हैं, लग रहा है, चलो मान लो इसको थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा सा इलाका मैंने कम कर दिया, बट ये भी ओके। सो अभी हमारे जो कंट्रोल में है वो ये है, ये अक्साई चीन का इलाका है और ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। डू यू थिंक कि हम इसको कभी जाके वापस लेंगे? इसको जाके वापस लेने की पॉसिबिलिटी 99.9% है। लेके करोगे भी क्या? यहाँ के लोगों को लोगे, वो आधे लोग आपके सिटीजन बन के टेररिज्म को ही फैलाएंगे। बट हम सेटल भी तो नहीं कर सकते ना कि ठीक है भाई ये वाली लैंड तुम ले लो, जो हमारे पास है इसको लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, ड्यू टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। देखो ना, आप स्पीच सुनो कि भारत की बाउंड्री का 1 इंच भी नहीं देंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे, चाहे मर जाए, हजारों लोगों की जान जाए, डिफेंस पे पैसे खर्च करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। भाई 1 इंच भी, तुम भी 1 इंच नहीं दोगे, पाकिस्तान भी 1 इंच नहीं देगा, चाइना भी 1 इंच नहीं देगा, तीनों फिर आज से 100 साल के बाद भी लड़ते रहेंगे, 500 साल के बाद भी लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे क्या लाइफ लॉन्ग, और डिफेंस पे पैसे खर्च करते रहेंगे। डिस्पाइट द की फैक्ट दैट कि आपके देश में लोग हैं, उनको बेसिक गुड्स भी नहीं मिल रही है, ना पाकिस्तान में मिल रही है ना इंडिया में मिल रही है। चाइना तो चलो फिर भी ठीक, हजारों सालों तक ऐसे ही लड़ना है क्या? 1 इंच भी नहीं देंगे। ये पॉलिटिशियंस को भी प्रेशर में बोलना पड़ता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। 1 इंच आज दे के देखो, कोई भी प्रधानमंत्री बोले कि ये वाली बाउंड्री हमने यहाँ पे दी है, ये यहाँ पे दी है, हो गया, अब वो दोबारा पावर में नहीं आएगा। तो बहुत सारे आपके पॉलिसी एक्शन है। अगेन
इजराइल और पैलेस्टीन वाला भी देख लो, इजराइल हमारी इतनी हेल्प करता है, और तो अगर हम प्रैग्मेटिक होके देखें, प्रैक्टिकल होके देखें, तो इजराइल का हमें सपोर्ट लेना चाहिए। बट अगर हम आइडियोलॉजिकली देखें तो फिर फिलिस्तीन को सपोर्ट करना है, क्योंकि इन लोगों की तो लैंड पे इजरायली पहुंचे और उसको एनेक्स कर लिया काइंड ऑफ, और पैलेस्टीनियन ये मुस्लिम्स भी है। तो जब भी आप देखोगे, जब भी हमारे देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आएगी जिसका वोट बैंक मुस्लिम्स है, उसकी थोड़ी सी पॉलिसी हो जाएगी प्रो पैलेस्टीन। हालांकि दोनों ही पार्टी बैलेंस करने की कोशिश करती है दोनों को, क्योंकि इजराइल को वी कैन नॉट इग्नोर यार। जब चाइना और इसके साथ पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, इजराइल सबसे जल्दी डिफेंस देता है, तो दोनों बैलेंस करती हैं। बट अगर जो भी मुस्लिम प्रो पार्टी है वो प्रो फिलिस्तीन होगी, और अब की जो है वो थोड़ा सा प्रो इजराइल होगी। तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, अगेन तमिल का आप इशू देख लो साउथ इंडिया में। अब हमारी जो तमिलनाडु की जो पार्टीज है वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि जाके आप श्रीलंका के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। अब श्रीलंका के अगेंस्ट एक्शन लोगे, चाइना आके वहां पे उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस को ओपन कर देती है, और ये ज्यादा वल्नरेबल है ओपन सोसाइटीज, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। चाइना में तो फर्क ही नहीं पड़ता, डिक्टेटर है, कुछ भी कर देंगे। अरे गेटिंग पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट सर, यस सर मेरे को पूछना था कि ये जो रिलेशनशिप होते हैं कंट्री के बीच में, इसमें बहुत पावर रिलेशन भी तो हो सकता है ना। जैसे अगर एक कंट्री विच इज प्रोबब्ली हैज अ मोर ग्लोबल प्रेजेंस देन इंडिया एंड इज सुपीरियर से यूएसए, अगर वो इंडिया को अपने उसके लिए कोई डिसीजन लेने के लिए बोले, या फिर अपने रिलेशनशिप किसी के साथ कुछ हैम्पर करने के लिए बोले, तो देन वुडंट इंडिया बी अंडर प्रेशर टू डू दैट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल प्रेशर में। ये मैं समझाऊंगा क्यों है। तो सारे रिलेशन हम ले तो रहे हैं, बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा प्रेशर में हम करते हैं। इवन हमारे देश में बहुत सारे लेबर लॉज, बहुत सारे वुमेन के अगेंस्ट हम कुछ लेके आए हैं, इंटरनेशनल प्रेशर के कारण लेके आते हैं। ह्यूमन राइट्स, आप देखो, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको याद है जब हमने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो फिर पूरी जितनी भी ये इस्लामिक कंट्री थी ओआईसी, इन्होंने लॉबिंग करा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। हमारे देश के भी कुछ लोगों ने बोला। हमको कन्वेंस करना पड़ता है यूएस को कि नहीं हो रहा, क्योंकि यूएस इन वैल्यूज को बहुत स्ट्रांगली लेता है। यहाँ पे आके देखो 1991 में मैंने बोला था कि यूएस की कुछ वैल्यूज है जिन्हें वो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ 1991 है, बट यहीं की बोला था, ठीक है ना, कि यूएस की इकोनॉमिक वैल्यूज है, उनको वो प्रेशराइज करता है। तो हमने क्या किया था, ईयू के भी कुछ पार्लियामेंटेरियन को घुमा के लेके गए थे, सारे डिप्लोमेट्स को बुलाया था, उनको पैसिफाई करना पड़ता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं। ओके, डायस्पोरा। आपके डायस्पोरा इज लाइक कि जो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, बाहर कंट्रियों में रहते हैं, लाइक कनाडा में बहुत इंडियन डायस्पोरा है, गल्फ कंट्री में है, यूके में है, यूएस में है। तो हमारा डायस्पोरा भी लाइक हाउडी मोदी इवेंट था, तो डायस्पोरा भी पॉलिसी को शिफ्ट करता है। ओके, अब मुझे लग रहा है डिटर्मिनेंट्स आपको समझ में आ गई, सारी चीज मिलके फिर आप इन सारे फैक्टर को फैक्टर इन आप करते हैं। ये सारे इनपुट्स हैं, ये आप पॉलिसी बनाने बैठे हो, इन सारी चीजों से आप इनपुट लेते हो, उसके बाद आप पॉलिसी बनाते हो, और फिर आपकी पॉलिसी निकलती है ना। बनाते वो कौन से इंस्टीट्यूशन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये डिस्कस करा था, ये आपके इनपुट्स हैं। अब वो इंस्टीट्यूशंस क्या है? नाउ इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखेंगे, हमारे देश का एग्जीक्यूटिव है, जिसमें आपकी कैबिनेट आती है,
PMO आता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आती है, कैबिनेट किनको बोलते हैं, 15-20 मिनिस्टर होते हैं जो सबसे क्रिटिकल मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं। PMO फिर ये सारा एग्जीक्यूटिव है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है जिसका इसमें सारे लगभग जितने भी इसमें डिप्लोमेट्स होते हैं सारा एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। तो ये सारे हमारे पॉलिसी मेकिंग एग्जीक्यूटिव में ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। कैबिनेट हो गया, PMO हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की कंट्रीज में एम्बेसीज हैं, उन एम्बेसीज में डिप्लोमेट होते हैं। इसको ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं क्या होते हैं, जिस होस्ट कंट्री में होता है, लेट्स से एक हमारा डिप्लोमेट है UAE में, ये UAE की गवर्नमेंट से भी मिलेगा, UAE की अपोजिशन पार्टी से भी मिलेगा, वहाँ की मीडिया से भी मिलेगा, वहाँ की सिविल सोसाइटी से भी मिलेगा, इंडिया के डायस्पोरा से भी मिलेगा, और ये वहाँ की देश को वॉच करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ये सारा फीडबैक वो फिर अपनी मिनिस्ट्री को देते हैं। और इन सारे फीडबैक के इनपुट्स पे आपकी पॉलिसी बनती है कि कैसे हमें डील करना है। लाइक कि हमारा एक एम्बेसडर आपका नेपाल में है, वो ये देख रहा है कि नेपाल में भी इलेक्शन आने वाले हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, चाइना ये कर रहा है, चाइना पे भी वॉच कर रहे हैं, नेपाल की अपोजिशन से भी मिले, नेपाल में कोई मूवमेंट चल रहा है उनसे भी वो डिस्कशन करते हैं। इसलिए आप देखिए इंडिया में भी जो डिप्लोमेट्स है ना, जो डिप्लोमेट्स है वो फार्मर से भी मिलते हैं, बाहर के लेट से US के डिप्लोमेट है, कांग्रेस के लीडर से भी मिलेंगे, केजरीवाल से भी मिल लिए, हमारे देश की मीडिया से भी इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग प्रेशर ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं, बिजनेस ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं। इन सबसे मिलने के बाद वो इंडिया के बारे में मंथली रिपोर्ट भेजते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ये पूरा फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आज उसको लगा ये हो रहा है इंडिया तो बर्बाद हो गया, पूरा आपको वो प्रूव करना होता है। इनके बेसिस पे फिर जो इनपुट मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, PMO सारे मंत्रियों के साथ मिलके एक पॉलिसी बनाते हैं। समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये नहीं है। दूसरा इंस्टीट्यूशन आपका पार्लियामेंट भी है। अब पार्लियामेंट आप देखिए, US में तो पार्लियामेंट बहुत है, US की गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसको सेनेट से पास होना होता है। तो गवर्नमेंट ने तो डिसीजन ले लिया लेकिन उसको फिर पार्लियामेंट से पास भी कराना होता है। अब इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट नहीं है, पास हो ही जाता है, उसके लिए पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि जो सरकार में है वो पास करा ही लेती है, बट फिर भी आपको अपोजिशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है। आप देखिए कि अभी जब गलवान वैली क्राइसिस हुआ था तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में आपको एक स्पीच देनी पड़ी थी पूरा स्पेसिफिक। हमारे राजनाथ सिंह ने जो डिफेंस मिनिस्टर थे स्पीच दी थी। आपको पार्लियामेंट को पैसिफाई करना होता है, यानी कि अपोजिशन को पैसिफाई करना होता है। उसके बाद आपके डिफरेंट प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप्स हैं आपके डिफरेंट लाइक मीडिया भी एक प्रेशर ग्रुप है। मीडिया अब चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मीडिया ने ये चला दिया कि देखो गलवान वैली में ये हुआ था वो हुआ था, अब कुछ भी चला दिया। इंडिया में देखो ना मीडिया कैसे कैंपेन चला देती है, हर दिवाली से पहले मेड इन प्रोडक्ट को बाइकआउट करो। तो गवर्नमेंट को ये सारे जब मूड को गेज लोगों में एक सर्टेन नैरेटिव को सेट कर देते हैं तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट नहीं जा पाता। मीडिया एक प्रेशर ग्रुप हो गया। उसके बाद आप देखेंगे बिजनेस ग्रुप, ये भी एक प्रेशर ग्रुप हो गया। लाइक एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो जब आपकी कारगिल वॉर हुई, डॉक्यूमेंटेड है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बोला है ये। तो US के प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहे थे, कुछ बात थी, तो रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन थे धीरू भाई अंबानी, वो उनसे मिले और उन्होंने ये इंश्योर कराया। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, आपने जमशेदपुर सुना है? जमशेदपुर, यस सर। यहाँ पे जमशेदपुर में रिलायंस रिफाइनरी है, यहाँ पे। और यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान फाइटर जेट के लिए सर जामनगर है, हाँ सॉरी हाँ सर, जामनगर, जमशेदपुर झारखंड में ना, वहाँ पे क्लॉज किया था कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। और कैन यू इमेजिन कि बिजनेस ग्रुप कितना अच्छा प्रेशर पॉइंट जनरेट कर देते हैं। लाइक कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रिलायंस का जो बिजनेस है उसमें बहुत सारी यूएई और सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आई हुई है, और ये सारी है पाकिस्तान को ये मेजर तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। आई गारंटी कि कितनी भी स्ट्रॉन्ग वॉर हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा बॉम्ब करना रिलायंस की इस पेट्रोलियम एसेट्स को, क्योंकि ये अगर आपने इस पे करा तो आप डायरेक्टली यूएई और सऊदी अरेबिया की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, जो ये होने नहीं देंगे। तो सर बिजनेस एक्चुअली इसीलिए इंडिया ने वहाँ पे ट्राई सर्विस और बहुत सारे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स बना के रख दिए हैं जामनगर में। तो वहाँ पे ना वो मतलब बॉम्बिंग से भी सेफ रहता है एंड एट द सेम टाइम बहुत बड़ा मिलिट्री हेड भी रहता इसका मैं बता रहा हूँ मेन ये नहीं था, जामनगर में नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी, देखो जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, इनकी मेन प्रायोरिटी होती है पब्लिक पीपल। बिजनेस भी होते हैं बट अगर क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के पास हमेशा रिसोर्सेज का वो होता है, स्केर्सिटी होती है, तो आपके पास चॉइसेस लिमिटेड होती हैं। ये मेनली हमारी मेन सिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉम्बे को, यहाँ पे आपके अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया, तो मेनली यहाँ पे इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडस्ट्री को भी हम सेकंड लेवल पे वो भी आता है, बट मेन जो प्रायोरिटी है वो पीपल है। तो इधर ये जो हमारा बॉम्बे है ये है, इसको हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना होता है। इवन यू विल सी कि अगर 1960s की अगर आप वॉर देखेंगे, 65 वाली अगर आप वॉर देखेंगे, 1950s वाली भी आप वॉर देखेंगे, तो हमारे जनरल्स और पाकिस्तान के बीच में म्यूचुअल था कि भैया तुम अपनी एयरफोर्स यहाँ मत भेजना बॉम्बे में, हम भी एयरफोर्स को नहीं करेंगे। तो मतलब बहुत सारा है, मेन जो है वो पीपल, ठीक है। तो लाइक बिजनेस ग्रुप्स भी आपके अगेन प्रेशर पॉइंट है, मीडिया आपका एक प्रेशर पॉइंट है, और आपका डायस्पोरा भी एक प्रेशर पॉइंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप देखिए कि फ्रांस, अभी जब फ्रांस में हुआ था, आपको याद है फ्रांस ने एक मुस्लिम्स के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी थी और कुछ एक्शंस लिए थे, तो पाकिस्तान में तो प्रोटेस्ट हो गया था, हमारे देश में भी प्रोटेस्ट हो गया था, मध्य प्रदेश में। अब मानो हमारे देश में एक मेजर प्रोटेस्ट हो जाए तो गवर्नमेंट के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड फ्रांस। तो लोग भी अब इसको, अब चाहिए सही हो या गलत हो, लेकिन अब एक माहौल बन गया। अगर आप इसको ये जज करेंगे कि नहीं करते रहो कुछ भी, तो फिर इंटरनल आपके देश में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। ये सारी चीजें सही या गलत की वैल्यू से बहुत ऊपर उठ के, ओके। देन ये आपका फॉर्मल है, आपके एग्जीक्यूटिव हो गया, कैबिनेट, पीएमओ, एमईए, डिप्लोमेट्स हो गया, जो आपको फीडबैक भेजते रहते हैं, मंथली रिपोर्ट। और डिप्लोमेट्स का काम ही होता है कि उस कंट्री के जो मूड है उसको गेज करना, उसको समझें क्या चल रहा है। इसलिए डिप्लोमेट्स का मेनली है ना, देखो जब भी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लाइक मी, दे आर फाइन कि जिन लोगों को थोड़ा इंटरेक्शन करने का शौक है, अच्छे से कपड़े पहनो, घूमो फिरो, बाहर में नए नए लोगों से मिलते रहो, डिप्लोमेट बन जाओ, क्योंकि आपकी मेन जॉब यही है। आपके जो टॉप प्रायोरिटी लोग से, इनसे मिलना और उस कंट्री के मूड को गेज करना और वापस रिपोर्ट भेजना, देखना कि क्या बिजनेस प्रमोट किया जा सकता है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्या है, उसको एक्सप्लोर करना। ओके, पॉलिटिकल, डेफिनेटली पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स भी। सो और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, थोड़ा जो मिस कर दिया हो मैंने बिजनेस में। यू कैन से आज की डेट में तो अब ये एमएनसीज भी एक नया प्रेशर पॉइंट हो गया, ये डिजिटल कंपनीज नया प्रेशर पॉइंट हो गया, तो ये सारे प्रेशर ग्रुप। सो आई गेस मैंने आपको इनपुट भी बता दिया, क्या इनपुट है, बनाने वाला इंस्टीट्यूशन भी बना दिया। अब देखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे स्टार्ट, तो मेन है आपका, मतलब अगेन 2 मिनट के लिए कुछ पूछो, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो। सर ये क्वेश्चन क्या था, कैन यू नेम सम न्यू इंडिजीनियस, क्या था एक बार बताइए।
ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसको अच्छे से समझना। वर्ल्ड मैप एक बार मैं आपको दिखाऊं। चलो वर्ल्ड मैप दिखाते हैं। क्लियरली देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये था आपका, देखो, सुएज कैनाल। अरे अरे ये बन गया। चलो बाद में दिखाता हूँ। ओके, सो अब ये आपका स्टार्ट होने वाला है कि ये जो प्रेजेंट इंटरनेशनल ऑर्डर है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसको समझना अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल ये जो ऑर्डर अब चल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर, ये आपका कब से स्टार्ट? देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अगर आप इसको पढ़ते हो, ये आपका ये सब्जेक्ट ही बहुत यंगेस्ट ये सब्जेक्ट है, और इसका ओरिजिन हुआ है आपका 1919 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। यही बिगनिंग है इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन किसके बीच में होता है? डेफिनेटली नेशंस के बीच में होता है, नेशन स्टेट के बीच में होता है, नेशन स्टेट के बीच में। आपने कॉन्सेप्ट सुना है कि ये जो प्रेजेंट नेशन स्टेट का भी टर्म सुना है? Yes, sir. नेशन स्टेट। नो सर। चलो अभी के लिए मान लो, आज वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है? हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? गूगल करके भी बता सकते हैं। 195. ठीक है, देखो मुझे भी नहीं पता, 190 प्लस है, 193 4 के आसपास है। 5 बोला है आपने, 5 भी मैं मान रहा हूँ, 190 प्लस। ये सारी की सारी मॉडर्न नेशन स्टेट है, ये सारे इंडिविजुअल सारी कंट्रीज है। इनके बीच में जो रिलेशन हो रहा है वो इंटरनेशनल रिलेशन है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। अब वो कैसे इवॉल्व हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, मॉडर्न ये जो देश बनने स्टार्ट हुए हैं, ये देश बनने स्टार्ट हुए हैं आपके 1648 के बाद, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अब इस प्रेजेंट इसको अच्छे से समझना, अभी तक 15-20 मिनट की बात है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, उसके बाद पूरी दुनिया में देश बनने लगे। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले एम्पायर थी, एम्पायर थी। और अगर आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में उस टाइम पे होली रोम एम्पायर, और वहां पे क्या हुआ, आपस में ही इन सारी, पहले ये एक होली रोम एम्पायर के अंडर में था सारा यूरोप, कुछ डेफिनेटली एक्सेप्शन थे। इनके बीच में लगभग 30 ईयर की वॉर हुई, और उस 30 ईयर की वॉर के बाद, क्योंकि इनिशियली सी ये भी है कि देशों ने लड़ाई नहीं देखी होती है, वही वॉर मॉन्गरिंग में बहुत जाते हैं कि लड़ना है, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। एक बार जो लोग वॉर को देख लेते हैं ना, उन लोगों को पीस चाहिए होती है। तो 30 साल तक लड़ने के बाद वो कोलैप्स हो गई, तो उसके बाद फिर यूरोप आपका अलग अलग देशों में बट गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बटी। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बटा, अब ऐसा थोड़ी ना है कि तुम अपनी, आज तुम यहाँ पे लड़ रहे हो, तुमने अपनी बाउंड्री खींच ली, मेरा देश है, दूसरा बोले ये मेरा देश है। जब तक सारे लोग मिलके इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो कोई मानेगा नहीं। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने यूरोप में कुछ देशों की बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज किया कि ये आपका फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये इटली है, ये यूके है। तो ये जो नए नए देश बने, आज जब इनको प्रेजेंट हम नेशन स्टेट बोलते हैं, ये 1648 के बाद आए। हालांकि उस टाइम पे डेमोक्रेटिक नहीं थी, डेमोक्रेसी अभी नहीं आई थी। अमेरिका में रेवोल्यूशन अभी होना था, फ्रांस में रेवोल्यूशन होना था,
और पूरी दुनिया में तो छोड़ ही दो, सारा जो अफ्रीका है, सारा एशिया है, सारा जो आपका अमेरिका है, इवन आज का अमेरिका भी और लैटिन अमेरिका भी, ये सब तो पिक्चर से गायब ही थे, ये सब कॉलोनी थे। इन सबको तो इक्वल सिटीजन का भी राइट नहीं था। ये तो एक तरीके से मानो कि यूरोप के लोगों के गुलाम थे, सारी दुनिया गुलाम थी। यूरोप उस टाइम पे मेन था, स्लेव ट्रेड होती थी इस टाइम पे, स्लेव ट्रेड होती थी। अफ्रीका के लोगों को बंदी बना के रखा जाता था और अफ्रीका के लोगों को ब्रिटेन में लाने के लिए पिंजरे में बंद करके रखा जाता था, दिखाने के लिए कि देखो ये भी ह्यूमन है, ये चिंपैंजी नहीं है, ह्यूमन है। ऐसा यूरोप के लोग बिहेव करते थे। तो यूरोप में इनिशियली में ये आपकी कुछ देश बने और ये जो देश थे ये बने आपके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद। ये मेजर इवेंट है यार, ये तो आप किसी भी आर्टिकल में पढ़ोगे, जब भी हिस्ट्री आती है बताते हैं 1648। ठीक है, अब आएंगे इससे 1648 से आगे का समय कैसा हुआ। अब 1648 से हम आगे चलते गए तो जैसा मैंने बताया, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। देखो मेरी अप्रोच है ना, मैं मुझ पे वो थोड़ा सा, जब तक फाउंडेशन क्लियर ना करूं मुझ पे नहीं पढ़ाया जाता है, ये मेरे साथ इश्यू है। ओके, तो ठीक है, जब आप इनको अभी पढ़ेंगे, अभी 15 मिनट में आएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, आप में से पहले मुझे ये बताओ, अभी टाइम हो रहा है, टाइम तो हो गया 8:30 से 10 की क्लास है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो करेक्ट 10 के बाद सर भाग ही जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं, या 10, 20, 30 तक एक्सटेंड कर दो इसको? सर जल्दी बताओ, वोट सर डालो। रुकने तो रुक जाएंगे, बस वही 10-15 को शायद क्लास है, पता नहीं वो इंटरव्यू वाला। देखो सुनो, वो तो अभी रुको मैं चेक कर रहा हूँ किसके इंटरव्यू की है क्लास क्या। चलो मैं इसको थोड़ा जल्दी, पहले इसको मैं खत्म कर दूं, उसके बाद मैं आता हूँ। आइए चलो। सो पहला मैंने इवेंट अभी बताया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। अब हुआ क्या, 1991 में 1919 में आपका जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, इसके बीच में मैं बताऊंगा क्या रहा इसके बीच में। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो यूएस के देन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेफिनेटली ये जो वर्ल्ड वॉर वन हुई थी इसमें यूएस ने इंटरवीन करा था। देखिए एक चीज ध्यान रखना, यूएस ने वर्ल्ड वॉर में किसी में भी इंटरफेयर नहीं करा था, ना तो वर्ल्ड वॉर वन में इंटरफेयर करा था, ना वर्ल्ड वॉर टू में इंटरफेयर करा था, टिल पर्ल हार्बर हुई। पर्ल हार्बर मूवी भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, जापान ने अटैक कर दिया यूएस के ऊपर और उसके बाद यूएस को वॉर में आना पड़ा। 1942 की बात है, यूएस बाहर से, इवन यूएस डायरेक्टली वेपन भी सप्लाई नहीं करता था जितनी भी कंट्रीज। तो जो वर्ल्ड वॉर वन और टू हुई, स्पेसिफिकली ये यूरोप के लोगों की कहानी थी, यूएस ने इंटरवीन नहीं करा था। यूएस की पॉलिसी थी आइसोलेशन, और यूएस का उस टाइम पे जो सेनेट था बहुत स्ट्रॉन्ग था कि तुम्हें इंटरवीन नहीं करना है। मैंने पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ तब यूएस को बीच में आना पड़ा, उससे पहले तो यूएस आता ही नहीं था। तो जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म होती है, अगेन ये थोड़ा शॉर्ट करके बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मतलब इसको नहीं जानते ना, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, तो कुछ नहीं पढ़ा। बहुत ही जबरदस्त डिसिप्लिन है, सारी चीजें, एनवायरमेंटल मूवमेंट, इकोनॉमिक मूवमेंट, जो भी है, सोशियोलॉजी, सोशल मूवमेंट, सारी दुनिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में पता चल जाए। तो कोई अच्छी सी बुक से पढ़ लो, एक तो बुक है कोई अच्छी है। सो अरे चलो जाओ भाई।
चलो, ये हैंग हो रहा है ये। ओके, सो तो अब क्या हुआ, यूएस ने इंटरवीन करा, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, और उसके बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्पीच दिया है, और वो थे मिस्टर वुडरॉ विल्सन। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट कॉन्टेक्स्ट को समझो। उन्होंने बोला कि अब इस टाइम के बाद, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उन्होंने एक आइडिया प्रपोज करा कि वी आर गोना टू एस्टेब्लिश अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम एस्टेब्लिश करें। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम एस्टेब्लिश करेंगे, और अब नाउ, और उन्होंने 14 पॉइंट प्रेजेंट करे कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा ये कैसा होगा। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में उन्होंने बताया कि अभी क्या हो रहा है कि ये जो देश है ये आपस में लड़ते जा रहे हैं। अच्छा, यूएस में हो क्या रहा था, इन्होंने बोला, यूरोप में क्या हो रहा था, इन्होंने बोला कि इस बीच में यूएस में बहुत सारे ये आपस में ये जो देश बन गए थे, और कहीं और तो देश बने ही नहीं थे, यूरोप में ही देश बने थे 1648 में। ये देश आपस में इनसिक्योर थे, और आपस में इनसिक्योर थे क्योंकि इनके ऊपर कोई भी सरकार नहीं थी। अगर किसी के साथ कोई गलत हो जाए तो ऐसा नहीं था, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं थी। इस कॉन्सेप्ट को देखो समझना, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, WHO, इन सबकी क्रेडिबिलिटी को ये आर्गुमेंट करेगी काम में। तो इन सबके ऊपर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं थी, कोई नाइट वॉचमैन नहीं था, कोई भी एक जस्टिस देने वाला नहीं था। तो ये एक दूसरे की पावर से इनसिक्योर थे। तो ये क्या करते थे, जितनी भी कंट्री थी आपस में, लाइक कि जर्मनी एंड फ्रांस, ये तो राइवल थे स्टार्टिंग से, तो ये एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पावर को एक्सपेंड करते थे। और पावर को एक्सपेंड कैसे करोगे, आप अपनी आर्मी को बढ़ाओगे, आर्मी को बढ़ाओगे तो आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो आर्म रेस स्टार्ट होगी ये कभी पीस की डायरेक्शन में नहीं ले जाएगी। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसको बैलेंस करने के चक्कर में वॉर स्टार्ट हो जाती। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये जो पुराना ऑर्डर था ना वो तो फेल हो गया, इसलिए अब हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी स्पीच दी कि फ्यूचर के लिए विजन क्या हो, फ्यूचर में तुम कैसा एक इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हो। तो इन्होंने बोला नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। 14 पॉइंट उन्होंने उसमें दिए। पहला उन्होंने बोला कि इसके फीचर सुनना। पहला उन्होंने बोला कि एक हम लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश करेंगे, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, काइंड ऑफ हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेंगे। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी तो अगर कोई भी देश एक दूसरे पे अटैक करता है, कुछ भी करता है, तो एक ऊपर माई बाप बैठा हुआ है, नाइट वॉचमैन बैठा हुआ है, जिसको आप कॉल करके बता सकते हैं। तो ये आपको सिक्योरिटी देगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा। आपस में देश लड़ेंगे नहीं। ये आइडिया सही हो पाया या नहीं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लीग ऑफ नेशन बाद में जाके यूएन बना। दूसरा उन्होंने बोला कि भैया हमें क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड करना है, फ्री ट्रेड, आपस में व्यापार हो सके। आगे ना उनकी कैपिटलिज्म की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड। तीसरा उन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। अब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में बताऊंगा कि पूरी दुनिया में फ्रीली मूव कर सको, ओशियन में कोई भी ब्लॉकेड ना कर पाए। अगर आप इसको करंट एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे, चाइना साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, वहां पे उस ओशियन को ही अपना बता रहा है। इसको बोलते हैं 9-9। इस एरिया पे चाइना क्लेम कर रहा है, और जब भी चाहे कोई भी कंट्री यहाँ से जाती है, चाइना की शिप उसको परेशान करती है। इसलिए आप देखें, चाइना को काउंटर करने के लिए जितने भी डिस्कशन होते हैं उसमें एक डिमांड होती है, वी वांट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ? पहले सुना है कभी? यस सर। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। यस सर। तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक डोमिनेंट थीम है जब भी चाइना के साथ कुछ भी होता है।
तो उन्होंने बोला लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश करेंगे, फ्री ट्रेड हम रखेंगे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हम रखेंगे, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी हम करेंगे, क्योंकि यूएस की तो ये वैल्यू सिस्टम था, यूएस तो डेमोक्रेटिक था इस टाइम तक, तो यूएस ने बोला डेमोक्रेसी को हम प्रमोट करेंगे और लोगों का राइट होगा, ये सबसे कॉम्प्लीमेंटेड था कि लोगों का पीपल्स राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। और भी 5-6 बात है कि जिस देश में वो रहना चाहे, वो देश का पार्ट बनना चाहे, हटना चाहे, देश को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहे, उसमें रहे। तो ये सारी उन्होंने आर्ग्यूमेंट दी थी कि ये होना चाहिए, ये नया ऑर्डर होगा। अब उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो पुराना ऑर्डर था 1648 से लेके 1919 के बीच का था, ये खराब ऑर्डर था, इसको समझना, क्योंकि इन्होंने बोला पहली बात तो इंटरनेशनली नहीं था, ये इंटरनेशनली नहीं था। इंटरनेशनल क्यों नहीं था? क्योंकि यूरोप के ही तो देश थे, अफ्रीका में कोई देश नहीं था, अमेरिका में कोई देश नहीं था, लैटिन अमेरिका में, एशिया को कुछ मानते नहीं थे, ये ट्रूली इंटरनेशनल था, ये तो सिर्फ यूरोपियन था, यूरोसेंट्रिक था। तो आप इसको किस तरीके से बोल सकते हो? दूसरा, इन्होंने बोला कि यहाँ पे वॉर ही होती रहती थी आपस में, इस पीरियड के बीच में वॉर होती रहती थी। मैं बता रहा हूँ क्या था, ये यूरोप है और ये आपका यूके। यूके क्या करता था? वैसे तो यूरोप की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता नहीं था, लेकिन जब भी उसे लगे ना कोई सिस्टम डोमिनेट होता जा रहा है, फ्रांस डोमिनेट होता जा रहा है, तो ये लड़ाई करवा देता दो प्लेयर के बीच में। क्योंकि अगर कल को फ्रांस डोमिनेट हुआ तो अभी तो ये लैंड पावर है, उसके बाद ये बनेगा एक ओशियन पावर, और ये ओशियन पावर बना तो ब्रिटेन की ट्रेड को हैम्पर करेगा। जो ब्रिटेन ट्रेड करता है अमेरिका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ, तो यूके चाहता ही नहीं था कि कोई भी देश ट्रेड में। इसलिए जब तक ये आपस में लड़ रहे हैं ब्रिटेन खुश है, जब भी कोई मर्ज कर रहा है ब्रिटेन आके इंटरवीन करता था, एक पार्टी का पक्ष लेता। तो इन्होंने बोला अमेरिका ने कि ये ना तो इंटरनेशनल था ना ये रूल बेस्ड था, इसलिए हम अब एक नया ऑर्डर सेट करेंगे, वो ऑर्डर है ये। ठीक, अब पहला फेज तो ये हो गया, पहला फेज ये हो गया। दूसरा फेज था आपका 1990 में यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला 1919 में ऐसा करेंगे, बट उसके बाद फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। इसके पीछे क्या रीजन थे? देखो, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर था ये फेल्ड हो गया, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि यूएस तो इंटरफेयर करता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे पूरी दुनिया का मतलब यूरोप ही था, बाकी तो पूरी दुनिया कॉलोनी थी और कहीं कुछ था ही नहीं। अमेरिका था, लेकिन अमेरिका फॉलो करता था आइसोलेशन, इंटरफेयर ही नहीं करता था अमेरिका, सिर्फ बिजनेस पे ध्यान था, ट्रेड। और यूके, फ्रांस वगैरह ने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आइडियल थे इनको सीरियसली लिया, यूएस के प्रेशर में मान तो लिया कि हाँ हम भी ये करना चाहते हैं, बट फॉलो किया नहीं, तो ये फेल हो गया। एक और दिक्कत हुई, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर फेल क्यों हो गया? अच्छा, ये बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? मुझे बताओ, मैं बार बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये फेल क्यों हो गया? 1919 के बाद ये एस्टेब्लिश क्यों नहीं हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 तो फिर भी हो गई। तो इसका पहला रीजन था कि भैया यूएस ने तो कुछ इंटरवीन करा नहीं, आइडिया बता के चला गया ये करो वो करो, और यूके और फ्रांस ने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। प्लस क्या हुआ, 1918 में आपका रशिया में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, और ऐसा रिवॉल्यूशन डर था कि पूरी यूरोप में ना हो जाए, फ्रांस में ना हो जाए, जर्मनी में ना हो जाए, ब्रिटेन में ना हो जाए, इटली में ना हो जाए। तो इन्होंने क्या करा, यूके ने और फ्रांस ने, इन्होंने जर्मनी हुआ आपका और इटली हुआ, इनमें जो फैसिस्ट पावर थी इनको अपीज किया कि ठीक है तुम ज्यादा डिक्टोरियल बन रहे हो, बन जाओ, लेकिन कम्युनिस्ट मत हो जाओ, रशिया की तरह कम्युनिज्म ना फैल जाए। इसलिए इन्होंने कुछ किया ही, और फाइनली आपकी वर्ल्ड वॉर 2 हुई, बाद में यूएस को भी आना पड़ा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो। अब स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, अगेन उसी पे आ जाओ, सारे देशों के ऊपर एक इंटरनेशनल गवर्निंग कुछ सिस्टम हम स्टैब्लिश करें, तो यूएन स्टैब्लिश हुआ। फिर इन्होंने रिजोल्यूशन पास हो गया कि हमें ह्यूमन राइट की वैल्यू करनी है, डेमोक्रेसी की वैल्यू करनी है, वर्ल्ड जो दुनिया के गरीब देश है उनको सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक का स्टैब्लिश किया गया, आईएमएफ स्टैब्लिश किया गया,
जो कॉलोनाइजेशन था उसके अगेंस्ट काम किया गया, पूरा अफ्रीका, एशिया, इन सबको आजाद कराया गया। और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तो सारे देशों को आजाद करा के सबको इक्वल वैल्यू भी दे दी। तो ये एक सिस्टम क्रिएट किया गया यूनाइटेड नेशन के बाद। और जो आप इंटरनेशनल बोलते हो ना, वो ट्रूली इंटरनेशनल हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, और स्पेसिफिकली 1950 के बाद से, जब कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया। उसके बाद से 90 ये प्लस कंट्रियां बनी और इनके बीच में रिलेशन हुए। तो ये सारा चल, फिर आपका फेज स्टार्ट होता है 1950 से लेके 1991 तक। इस तीसरे फेज में क्या हुआ, दो आपके पावर सेंटर बन गए, एक साइड यूएसए आ गया, दूसरी साइड रशिया आ गया। यूएस ने कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा देश मेरे पास आए, क्योंकि देखो यूरोप दो पार्ट में बट गया। पहले तो यूरोप ही तो देश था मेन, जो यहाँ पे ही तो देश बने थे, बाकी तो सेकंड क्लास सिटीजन थे, वो तो गरीब थे, ना इकोनॉमिक था, कुछ नहीं था। तो यूरोप का जो वेस्ट यूरोप था वो सारा यूएस से इन्फ्लुएंस हो गया, और जो ईस्ट यूरोप था वो इन्फ्लुएंस हो गया रशिया से। अब बात आई कुछ कॉन्टिनेंट को नई आजादी मिली थी, उसमें था अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका। इन सभी लोगों ने या तो यूएस को चुना या फिर रशिया को चुना। आप देखिए ज्यादातर कंट्री यूएस की डायरेक्शन में गई, कुछ रशिया के साथ भी चले, और कुछ लोगों ने बोला हम तो भैया नॉन अलाइन मूवमेंट करेंगे, दोनों में से किसी के साथ नहीं जा रहे, लड़ने में कुछ नहीं रहा। तो नॉन अलाइन मूवमेंट फिर सारा ये चला। और बहुत सारी कंट्रियों ने अगेन, फिर क्यूबा हो गया, यूएस के पास पड़ता है लेकिन रशिया के साथ वो था, कम्युनिस्ट था। इस तरीके से टर्की था, ये आपका रशिया है, इसके पास पड़ता है टर्की, लेकिन वो सारी पॉलिसी यूएस की मानता था। यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह भी थी। क्यूबा में भी रशिया ने मिसाइलें भेज दी, यूएस के जस्ट पास न्यूक्लियर मिसाइल की कभी भी अटैक कर दे। तो इन दोनों में भी वॉर फिर भी होती रही। अब यहाँ पे आप कैसे एक दूसरे को बैलेंस करोगे, तो इन्होंने बना लिया न्यूक्लियर वेपन कि ठीक है। और यहां से एक और नया फिनोमिना इमर्ज हुआ, वो हुआ सुपर पावर। कई बार बोलते हैं ना इंडिया सुपर पावर बनेगा नहीं, पहले समझ लो सुपर पावर होती है। इससे पहले जो थी ना, जो यूरोप में पावर थी, उनको सुपर पावर नहीं बोलते थे, उनको ग्रेट पावर बोलते थे। ग्रेट पावर थी, ग्रेट पावर वो होती है जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाती है, अच्छे से अपनी बात को रख पाती है। और सुपर पावर वो पावर होती है कि बहुत सारी ग्रेट पावर मिलके भी उनको एक साथ हरा नहीं सकती, लाइक यूएसए, लाइक रशिया था, यूएसएसआर। आज भी, आज से 10 साल 15 साल, अभी भी खैर यूएसए सुपर पावर है। आज भी अगर आप देख लो, रशिया भी मिल जाए, चाइना भी मिल जाए, उसके साथ पाकिस्तान भी मिल जाए, 10-12 देश और भी मिल जाए, वो सारे लोग भी हार्डली मिलके यूएस को हरा पाएंगे। तो इट्स अ सुपर पावर। तो यहाँ पे ही फिर आपके कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ सुपर पावर का। अभी अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, ये 1991 का टाइम आ गया। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे, और जो 10-12 मेन इशू चल रहे हैं वो मैं आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में रख के फिर बताऊंगा। बताओ, अभी तक कुछ पूछना है तो बताइए। आप में से कुछ लोगों को कुछ बताना चाहते हो, क्या है क्या नहीं? अच्छा, समझ में आया? एक बैकग्राउंड क्रिएट हुआ? हाँ सर। तो बताइए किसी को कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो। यदि ऑनलाइन क्लासेस लेना है ना, बड़ा बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। मैं आपको 1-2 इश्यूज के ऊपर वो मैं दे दूंगा, जो भी चल रहा है मेरे से आप पूछ लेना, किसी को पर्टिकुलर अगर इंटरव्यू के लिए चाहिए। अदरवाइज ये जो सारा मैंने लिखा है इसका बेसिक आइडिया रखो, और है क्या ना। देखो मैंने ये सारा आपको क्यों बताया, अब आप देखिए। आज भी आप कोई भी इशू उठा लो, अभी कौन सा इशू चल रहा है, लाइक कि ईरान का इशू चल रहा है। यूएस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएस करना क्या चाहता है? यूएस कुछ नहीं करना चाहता है। ये जितना भी मिडिल ईस्ट इलाका है, वहां पे यूएस अपनी हेजीमोनी मेंटेन करना चाहता है कि मैं हीरो बन के रहूं, मेरे अंडर में सब रहे। तो यूएस ने क्या काम किया, कभी भी है ना, यहाँ पे किसी सुपर पावर को इमर्जिंग होने नहीं दिया, इनको आपस में लड़वाते रहा। ये 4-5 डिक्टेटर है, इनको सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह को, और इनको सपोर्ट नहीं करता। तो नाउ अगेन, अब चाइना के साथ यूएस का अल्टीमेट क्या, कैसे लड़ रहा है, क्या है? रशिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, रशिया के साथ क्या है?
तो ये सारी बातें जब आप पूरा वो कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री का पढ़ेंगे ना, 1950s में क्या था, वो ही पुरानी फिलोसफी गाइड कर रही है, कुछ नया नहीं है। यूएस का 1950 से एक ही प्रिंसिपल है कि यूएस की हेजीमोनी बने, यूएस से सुप्रीम बने। और पहले यूएस या मिडिल ईस्ट में अटका हुआ था, अब नया एनिमी मिल गया है चाइना, तो यूएस अपनी सारी फोर्सेस को विड्रॉ करके चाइना में आना चाहता है, इसलिए वो अफगानिस्तान से बहुत जल्दी विड्रॉ कर रहा है। 1 ट्रिलियन लग चुका है यूएस का। तो यूएस अब 2-3 फ्रंट पे एक साथ लड़ता रहे। यूएस अपनी सारी एनर्जी यहाँ से निकाल के चाइना में ले जाना चाहता है, चाइना को काउंटर करना, क्योंकि अगेन चाइना राइज हो रहा है, इसे काउंटर करना। यहाँ पे भी इसकी पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ पे साउथ कोरिया है, ताइवान है, नॉर्थ कोरिया है, फिलीपींस है। तो ये तो 5-5 मिनट में तुम्हें बता दूंगा, सारे इशू समझ में आ जाएंगे, 4-4, 5-5 पॉइंट सबके बारे में बता दूंगा। तो वो एक बार आपने मेन बैकग्राउंड समझ लिया ना, तो आप इजीली कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ वो बता रहा हूँ, आप क्या करना है, ये जो G7 की मीटिंग हुई है अभी, टेक्स्ट पढ़ना, जो पीएम ने बोला है, उन्होंने क्या बोला है, पहला काम। दूसरा आप करना कि जो चाइना और यूएस के बीच में लेटेस्ट डायलॉग हुए हैं, लेटेस्ट जो भी डायलॉग हुए हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या आउटकम था, क्या इशू था, बस इशू जानना। गूगल करोगे 1-2 मिनट में आपको मिल जाएंगे। तीसरा ब्री-एक्जिट के बारे में पढ़ना। अब देखो, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि यार देखो ब्री-एक्जिट हो रहा है, तो बहुत बेकार फिनोमिना है, बट जिसने हिस्ट्री पढ़ी है उसे पता है कि ब्रिटेन हमेशा से अपनी अलग ही राह पे चला है, उसने कभी यूरोप की पॉलिटिक्स में अंदर ज्यादा इंटरफेयर किया ही नहीं। जब यूरोप में, क्योंकि यूके आइलैंड है, यूरोप कॉन्टिनेंट का जो मेन है उस लैंड से कनेक्टेड नहीं है। तो जब भी यहाँ पे कोई यूके के इंटरेस्ट पे बात आती थी, वो तब इंटरफेयर करता था, अदरवाइज अपनी ट्रेड पे ध्यान देता था। इस बार भी हुआ है ब्री-एक्जिट में, जब उसकी ट्रेड पे बात आई है तब वो यहाँ से एंट्री मार रहा है, एग्जिट मार। तो ब्री-एक्जिट ऐसा नहीं है कि यूएस की जो हिस्टोरिकल थॉट थे उनसे अलग था, हिस्ट्री में यूके ने ऐसा ही किया है हमेशा। तो ये 2-3 आप करना, ब्री-एक्जिट को पढ़ना। 5th आप पढ़ना इसको, ग्लोबलाइजेशन। ये सारी मैं बात आपको, ये 2-3 ये टेक्स्ट पढ़ना। हाँ, और ये पढ़ना कि ये क्या है, साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट क्या है, साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये चौथा। ये 5 पॉइंट हो गए, इन सबको आप कवर करना। और जिन लोगों का स्पेसिफिकली इंटरव्यूज है इसमें, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जनरल अगले साल के लिए पढ़ने में कोई इशू नहीं है, जिन लोगों का अभी का स्पेसिफिक इंटरव्यूज है, अगर उनको कुछ भी लग रहा है कि पर्टिकुलर चीज पे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी है, तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का पर्टिकुलर अभी 10-15 दिन में इंटरव्यू है, स्पेसिफिक इन पे कुछ पूछना है। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको अब अच्छे से थोड़ा समझ में आया होगा, कॉन्टेक्स्ट एक थोड़ा वो वाइड हुआ होगा। तो अगेन कुछ पूछना है तो पूछिए, अब 5 मिनट के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, 1-2 दिन में एक और क्लास में शेड्यूल कर दूंगा, और फिर इसमें जो भी 15-20 मेन थीम है वही डिस्कस हम कर लेंगे। चाइना से हम कैसे डील करें, क्या है, तो 10-15 चीजें वो सारी क्लियर आपको हो जाएंगी। अगेन आई होप आज के लिए इतना काफी। थैंक यू गाइस।